अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए नया बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया जा रहा है, जहां पर बुक रीडिंग के ज़रिए से तमाम लेक्चर्स को आसान अल्फाज के अंदर समझाया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बुक के कंटेंट्स को देखते हैं तो हमारे पास जो 14 चैप्टर्स मौजूद हैं उसमें से हाफ चैप्टर्स जूलॉजी के हैं और हाफ चैप्टर्स जो हैं वो बॉटनी के रखे गए हैं। अगर हम सबसे पहले इन दो चैप्टर्स का जिक्र करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स के हवाले से, ये जूलॉजी के पोर्शन में रखे गए चैप्टर्स हैं। और उसके बाद ये जो दो चैप्टर्स हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बायो एनर्जेटिक्स, इन्हें बॉटनी के सेक्शन में रखा गया है। और उसके बाद जितने भी हमारे पास चैप्टर्स मौजूद हैं जैसे कि सेलुलर लाइफ हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गया, प्रोटोक्टिस्ट एंड फंगाई हो गया, या डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स हो गया, ये वाले तमाम चैप्टर्स बॉटनी के हैं। एक और चैप्टर जो बॉटनी के अंदर रखा गया है वो है फार्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। और उसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं वो सारे जूलॉजी के हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी एंड गैसेस एक्सचेंज। तो चार ये चैप्टर्स हो गए, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, गैसेस एक्सचेंज। पांचवा चैप्टर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स हो गया। और शुरू के ये दो चैप्टर्स 6 और 7 हो गए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स। तो 7 चैप्टर्स जूलॉजी के और 7 चैप्टर्स बॉटनी के रखे गए हैं। तो आइए अब सबसे पहले चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से इस पूरी बुक का आगाज़ करते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट जो है क्रिएट की जाएगी तमाम चैप्टर्स की, तो आप तमाम चैप्टर्स को प्लेलिस्ट की सूरत में तलाश कर सकते हैं। तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी और एक कोर्स वीडियो भी मैं रखूँगा जहाँ पर आपको सीक्वेंस के साथ तमाम वीडियोज़ एक ही कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप इनको तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री जिक्र किया जा रहा है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। तो ये चार बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। दूसरे मॉलिक्यूल जो एनर्जी देने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम आमतौर पर शुगर्स भी कहते हैं। फिर लिपिड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर दो बड़ी मशहूर एग्जांपल्स फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं। और डीएनए और आरएनए ये हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं। तो ये चार हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन का डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर यह बात भी तवज्जो की है कि बायोकेमिस्ट्री को यहाँ पर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कहा हुआ है। कहीं कहीं भी आपको बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। असल में इसका वास्ता दोनों चीज़ों के साथ पड़ता है, बायोलॉजी के साथ में भी और केमिस्ट्री के साथ में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है वो होती है बायोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी हो गई बायोकेमिस्ट्री। तो ओवरऑल वैसे केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स को ही स्टडी कर रही होती है, लेकिन जानदार के मॉलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इट एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी कौन से केमिकल्स की बनी हुई है उनके बारे में बायोकेमिस्ट्री हमें बता रही होती है। और से इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कहा गया है कुछ रीजंस की वजह से। वो रीज़न हम समझते हैं कि क्यों, किस वजह से ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बन रही होती हैं या टूट रही होती हैं। उन्हें हम आमतौर पर मेटाबॉलिज्म का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें टूटती भी हैं और चीज़ें बनती भी हैं। तो जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होगा, जो भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में बन रहे होंगे या टूट रहे होंगे, उन तमाम के हवाले से बायोकेमिस्ट्री हमें बताएगी। और मज़ीद बात यही लिखी हुई है कि ये हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी में कैसे चीज़ें बनती हैं उनके बारे में बताएगी। और दूसरा चीज़ जो अहम होगा उसके हवाले से बताएगी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्राम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से इंफॉर्मेशन निकलती है। न्यूक्लियस के अंदर जहन में ये रखिएगा कि सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद है उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो जब यहाँ पर बात हो रही है कि न्यूक्लियस में से इन्फॉर्मेशन निकल रही है तो डीएनए में से इन्फॉर्मेशन निकल रही है। और ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि डीएनए में से निकल रही है? यह है मैसेंजर आरएनए जो डीएनए में से निकलेगा। तो मैसेंजर आरएनए निकलेगा और फिर मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल होगा प्रोटीन बनाने के लिए। याद रखिएगा, जो मैसेंजर आरएनए के ज़रिए से प्रोटीन बनाए जा रहे हैं
वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकते हैं। और जब एंजाइम बनेंगे तो फिर वो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ है जिसका नाम है ए, उसने तब्दील होना है बी के अंदर और बी ने तब्दील होना है सी में, इन तमाम के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर एंजाइम मौजूद नहीं है तो ए बी में बदल नहीं सकता। तो हमारी बॉडी में जितने भी मैकेनिज़म्स होने हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे एंजाइम्स, और एंजाइम्स को बनना किस तरह से है ये इन्फॉर्मेशन निकलेगी न्यूक्लियस में से, यानी कि डीएनए में से। उसके अलावा मज़ीद इसके हवाले से ये बात लिखी हुई है कि ये हमें एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई एंजाइम ना बना हो किसी भी वजह से और मैकेनिज़्म पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है। अब अगर मैकेनिज़्म ख़राब हो चुका है यानी कि फिर बीमारियां हमारी बॉडी में हो चुकी हैं। अब वो बीमारी ना फैले, वो बीमारी ज़्यादा ना रहे, तो उसके लिए फिर मैकेनिज़्म को देखा जाएगा कैसे गलत हुआ है, क्या चीज़ नहीं बनी, और जो चीज़ नहीं बनी है वो मेडिसिन के तौर पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन जो है वो भी बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए से हुई हैं। एक सिंपल समझ लें कि एक जरासीम जिसे हमारी बॉडी में नहीं होना था, वो जरासीम हमारी बॉडी में रह करके मैकेनिज़म्स करेगा ताकि वो अपने आप को ज़्यादा बढ़ा सके, अपनी तादाद बढ़ा सके। जब वो तादाद अपनी बढ़ाएगा तो लाजमी वो बीमारियां हमारे अंदर लेकर आएगा। अब हमारे अंदर उस जरासीम की वजह से एबनॉर्मल मैकेनिज़म्स हो रहे हैं। अब उसे रोकने के लिए भी हम कुछ मालिक्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो मेडिसिन की सूरत में होंगे, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे। वो इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि वो एबनॉर्मल मैकेनिज़्म रुक सके। तो इस तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल जो है बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए से आया। और उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स भी आए, कुछ औजार भी आए, जिसकी वजह से हम एल्यूसीडेट कर सके। एल्यूसीडेट मतलब कि रिमूव कर सके उन तमाम एबनॉर्मलिटीज़ को। मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीसेट कॉन्सेप्ट इन टेक्नोलॉजीज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हमें मज़ीद चीज़ों को समझने का मौका मिला है, नए नए तरीके हमने निकाले हैं, और उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग जांच कर पाए हैं, हम समझ सके हैं मुख्तलिफ चैलेंजिंग और बुनियादी बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स। मतलब कि बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें हमें मालूम नहीं था, जिनके बारे में बुनियादी चीज़ें थी लेकिन हमें नहीं मालूम था। पहली चीज़ कि कैसे सेल्स आपस में जुड़ करके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते, एक सेल दूसरे से जुड़ा, तीसरे से जुड़ा, ऐसे टिश्यूज़ बने और फिर ऑर्गन्स बने। ये कैसे हो रहा है तो बुनियादी चीज़, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं मालूम था। बायोकेमिस्ट्री ने ही बताया कि सेल्स के पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़े रखते हैं। इस तरह से टिश्यूज़ और फिर ऑर्गन्स बनते हैं। फिर दूसरा सवाल कि कैसे सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल होती है। सेल की ग्रोथ एक पूरे एंजाइम्स के ज़रिए से, डीएनए के ज़रिए से कंट्रोल हो रही होती है। एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम सेल साइकिल कह रहे होते हैं। तो सेल साइकिल में सेल की ग्रोथ कंट्रोल की जाती है। एक और सवाल जो कि यहाँ पर मौजूद है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ द कैंसर। बहुत ही बुनियादी सवाल है कि कैंसर आखिर क्यों हो रही, क्यों उसके केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो कैंसर की पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो है ख़राब सेल्स का हद से ज़्यादा बढ़ जाना। तो ख़राब सेल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एबनॉर्मल सेल्स, वो कैंसर वाले सेल्स होते हैं। तो कैंसर हमारी बॉडी में ही हमारे सेल्स के ख़राब होने जाने की वजह से होती है, और उसके पीछे कई सारे वजूहात हो सकती हैं। दवाइयों का इस्तेमाल भी कैंसर को काज कर सकता है, रेडिएशंस जो हैं वो भी कैंसर को काज कर सकते हैं। असल में यहाँ पर मामला होता है डीएनए का ख़राब हो जाना। जब सेल का डीएनए ख़राब हो जाएगा तो वो सेल भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसर डेवलप होती है। मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी क्या है, किस तरह से मेमोरी जो है हमारे पास डेवलप होती है, बनती है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग सवाल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है। समझ लें कि न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं वो कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरह से हमारे पास मेमोरी जो है वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। मेमोरी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक ऐसा तरीक़ेकार जिसके ज़रिए से आप अपने बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के या फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हैं, वो है हमारे पास रूल 147 रूल। 147 रूल क्या है, किस तरह से होगा कि मिसाल के तौर पर आप ये वाला लेक्चर आज सुन रहे हो, दोबारा इसे 4th डे पर सुनो, इसी तरह से दोबारा
उसे 7th डे पर रिकॉल करो। तो हफ्ते के अंदर इस तरह से आप रूटीन बनाओ, पहले दिन पर सुनो, फिर चौथे दिन और 7वें दिन। इस तरह से जितनी ज़्यादा आप उसको रिवाइज करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट, उतना ही ज़्यादा मेमोरी आपकी अच्छी बनेगी। आपकी प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर। एक दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप ये वीडियोस देखेंगे तो काइंडली इन्हें डाउनलोड करके नहीं देखिएगा, क्योंकि जब भी आप डाउनलोड करके भले जितनी मरतबा देखोगे व्यूज़ एक ही काउंट होगा, और जब व्यू एक काउंट होता है तो उसके नतीजे में अर्निंग बहुत कम हो रही होती है। तो मेहरबानी करके ये ख्याल ज़रूर रखिएगा हमारा कि अगर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो कम से कम उसे डाउनलोड करके व्यूज़ में कमी का सबब नहीं बनेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जानदारों के हवाले से ये बयान की जा रही है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़। ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज़ के बने हैं। अब ऑर्गेनिज्म जब टिश्यूज़ के बने हुए हैं, फिर टिश्यूज़ को अगर हम देखते हैं, टिश्यूज़ फिर सेल्स के बने हैं। मिसाल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे कई सारे टिश्यूज़ मौजूद होंगे। टिश्यूज़ ऐसे सेल्स के बने हुए, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। और फिर सेल्स जो होते हैं वो बने होते हैं ऑर्गेनेल्स के। ऑर्गेनेल समझ लें सेल के पार्ट्स, सेल की मेम्ब्रेन हो गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए। तो सेल में मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, वो ऑर्गेनेल। और वो ऑर्गेनेल जो हैं दरअसल वो बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स के। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेल मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। टिश्यूज़ को भी आप कह सकते हैं कि टिश्यूज़ भी मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो हैं केमिकली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। मतलब कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है तो वो मॉलिक्यूल बन चुका है। तो एटम्स जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके ऑर्गेनेल बना रहे हैं, और ऑर्गेनेल्स एक पूरे सेल को बना रहे हैं, और बहुत सारे सेल्स टिश्यूज़ को बना रहे हैं। तो जानदारों की बुनियाद एटम्स आ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर यही बात लिखी हुई है कि ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के बने हुए हैं। और सेल थ्योरी का एक पॉइंट भी है कि सेल के जो काम होते हैं, सेल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि सेल में कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। उस हिसाब से सेल्स ने काम करना होगा। किसी सेल के अंदर लिपिड ज़्यादा मौजूद होगा, किसी के अंदर जो है वो प्रोटीन ज़्यादा मौजूद होंगे। तो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर सेल्स ने काम करना होता है। अब यहाँ पर सारा खुलासा है कि बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें मालूम होना चाहिए कि सेल के अंदर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, क्यों हमें मालूम होना चाहिए कि सेल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। ये इसीलिए ताकि हम सेल के रिएक्शंस को समझ सकें, सेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस तरह से मैकेनिज्म्स हो रहे हैं। और दूसरा, केमिकल कंपोजिशन को समझेंगे तो हमें सेल का स्ट्रक्चर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मिसाल के तौर पर जब हम हड्डियों के सेल्स को स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पर प्रोटीन बहुत सारा नज़र आ रहा होता है। तो सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसका फंक्शन किस तरह से है, ये सेल की केमिकल कंपोजिशन के ज़रिए से हमें मालूम पड़ेगा। अगला टॉपिक भी हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाला होगा। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। एमडीकेट का पूरा कोर्स, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, यानी कि आप देख सकते हैं 2000 ओनली PKR के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे आसानी के साथ, ताकि आप सिंथ से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी के साथ तैयारी कर सकें। आपके यहाँ पर टेस्ट जो हैं वो भी कराए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट को करके MCQs को कवर कर सकें। तो बहुत ही कम कीमत के अंदर और एक इफ़ेक्टिव वे के अंदर हमारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप एमडीकेट का सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें रब्ता करके और लेक्चर्स को हासिल कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट के लेक्चर बेस्ड लाइव क्लासेस क्लास 11 के 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसकी मंथली फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा कम आप लोगों के लिए रखी गई है। तो बुक रीडिंग के अलावा अगर आप लेक्चर वाइज क्लासेस को भी अटेंड करना चाहते हैं तब भी आप इसी सेम नंबर पर रब्ता करके हमारे उन लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। और ये भी अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।